कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कांटेक्ट किया कि क्या मैं उनके लिए एक ट्रेडिंग पीसी बिल्ड कर सकता हूँ। जस्ट बिकॉज ट्रेडिंग पीसी मतलब पीसी बनाना मेरी बचपन से एक हॉबी रही है। ठीक है, 12-11 साल की एज से ही मैंने इन सब चीज़ों के बीच में अपना बहुत सारा टाइम बिताया है। हाँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे आइडिया एक प्रॉपर ट्रेडिंग पीसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उन्होंने मुझे पेमेंट की और उसके बाद से उन्होंने अपने स्पेक्स बता दिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पीसी बना ही दिया जाए। हाँ, जो कि एक साथ 3 मॉनिटर्स हैंडल कर सकता है और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए, डे टू डे टास्क करने के लिए, प्लस आप इसमें बहुत ही हाई लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। ठीक, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक ट्रेडिंग पीसी कैसे बनाया। ठीक है, कैसे मैंने इसे सेटअप किया, क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें की, कैसे विंडोज़ वगैरह सब इंस्टॉल किया। ठीक है, और कैसे आप खुद का एक ट्रेडिंग पीसी ऐसा बिल्ड कर सकते हैं जिसमें आप एक साथ 3 मॉनिटर लगा सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग के लेवल को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। इस ट्रेडिंग पीसी में हमने यूज़ किया है राइजन का 5 4600G। दो मैंने 250 GB की SSD रिकमेंड की थी, लेकिन मैंने 500 GB की SSD लगाने के इसमें सोचा है। ठीक है, इसमें हम NVMe SSD लगाएंगे, ना कि SATA SSD। ठीक है, NVMe नॉर्मल SATA से ज़्यादा फास्ट होती है। मैंने सोचा क्यों ना बना ही रहे तो थोड़ा और अच्छे से बनाया जाए। ठीक है, मदरबोर्ड हम यूज़ करेंगे ASRock का A520। ठीक है, ये Ryzen 5 4600G को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा तो भी मैं इसका बायोस अपडेट करके क्या उन्हें भेजूंगा। ठीक है, और सारी सेटअप इंस्टॉल करके प्रॉपरली इसको रन करके, ठीक है, तब मैं इसे पैक करके उन्हें शिप कर दूंगा। पावर सप्लाई हमने यूज़ किया है 400 वाट का एंटी स्पोर्ट्स का वैल्यू सीरीज। ठीक है, और हम इसमें 8 GB की रैम लगाएंगे। ठीक, इसको मेरे सब्सक्राइबर जो है फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हैं, चाहे तो वो 8 GB की एक और स्टिक इसमें बहुत ईजिली लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ट्रेडिंग पीसी लाइव बना के दिखाता हूँ कि कैसे एक ट्रेडिंग पीसी बनाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे यहाँ पे। देखिए, कोई भी कंप्यूटर बनाते वक्त हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने वाला पार्ट है वो है हमारी CPU को मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करना, क्योंकि CPU में बहुत छोटी छोटी पिन्स लगी रहती हैं। ठीक है, ये पिन्स अगर हम प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं करेंगे तो CPU की पिन्स मुड़ सकती हैं, हमारी CPU बहुत ज़्यादा से डैमेज हो सकती है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कितने आराम से CPU को कितने संभाल के लगाया है। ठीक है, इसके बाद हमारी रैम स्टिक लगाएंगे। ठीक है, रैम के लिए मैंने DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ गैमिक्स चूज़ करके रखा हुआ है D30। ठीक है, ये आपको अमेज़न पे बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद से मैंने एक SSD इंस्टॉल की है। ठीक है, मैंने इनके लिए चूज़ किया है 512 GB की NVMe SSD। ये क्रूशियल की SSD है। ठीक है, तार वाली SSD और इसमें यानी कि SATA SSD और इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट रहती है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, SATA SSD की अगर स्पीड 600 Mbps रहेगी तो इसकी स्पीड 3300-4000 Mbps तक पहुँच जाती है बहुत आराम से। फिर अब बारी आती है CPU के फ़ैन को इंस्टॉल करने की। ठीक है, देखिए मैंने कैसे CPU के फ़ैन को इंस्टॉल किया। आपको 2-3 जगह घुमा के फ़ैन चेक करना पड़ता है कि कहीं ये रैम से तो नहीं टच हो रहा है, क्या मैं इसे उल्टा लगा सकता हूँ। हाँ, इस फ़ैन को इंस्टॉल करने के पहले आपको अपने CPU पे एक थर्मल पेस्ट लगाना रहता है। ठीक है, वो थर्मल पेस्ट क्या करता है, फ़ैन के सरफेस और CPU के सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है, जिससे वो प्रॉपरली काम कर सके, हीट एक्सचेंज प्रॉपरली हो सके। इसलिए थर्मल पेस्ट लगाना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, वरना आपका CPU डैमेज हो सकता है। जब भी आप CPU के फ़ैन को टाइट करें, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा फ़ैन को क्रिस क्रॉस मैनर में क्रॉस करिए। ठीक है, मतलब पहले 2 कॉर्नर्स टाइट कीजिए, फिर बाकी के 2 कॉर्नर्स को टाइट कीजिए। ठीक है, अगर आप चारों कॉर्नर्स को स्क्वायर मैनर में टाइट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी CPU की पिन बेंड हो सकती है। ठीक है, आपके CPU के पीछे वाली प्लेट बेंड हो सकती है, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं भी वीडियो ज़्यादा फास्ट लगे तो आप यूट्यूब के थ्रू वीडियो स्लो करके दे सकते हैं, ताकि आप चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ सकें कि कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए, हमारे मदरबोर्ड में 3 पिन्स दी हुई हैं। ठीक है, एक DVI, एक HDMI, एक VGA। ठीक है, VGA में हम नीले रंग की जो केबल आती है वो लगाएंगे। DVI के लिए DVI टू HDMI केबल लेंगे। ठीक है, और HDMI में डायरेक्टली अपने मॉनिटर को प्लग कर देंगे। इसलिए हमारा ये कीबोर्ड जो है, ये मदरबोर्ड जो है, 3 मॉनिटर्स बहुत आराम से सपोर्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे इस CPU केस की। मैंने CPU केस के लिए एंटी स्पोर्ट्स का CPU केस चूज़ करके रखा है। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब ये स्टार्ट होगा तब आप इसे देखिएगा। देखिए इसे इंस्टॉल करने में कितनी मेहनत लगती है। ये टेम्पर्ड ग्लास प्लीज़ आप ध्यान से खोलिएगा, बहुत संभाल के रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर कहीं मुड़ गया तो टूट सकता है। ठीक है, ये टेम्पर्ड ग्लास से हमारी केस की खूबसूरती बढ़ती है। जब ये ट्रांसपेरेंट रहता है तो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
पावर सप्लाई के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने VS400 का पावर सप्लाई चूज़ करके रखा है, ठीक है। ये भी RT स्पोर्ट्स की तरफ से है, इसकी कीमत 1200 रुपये है, ठीक है। पावर सप्लाई आप एकदम सस्ते मत लीजिए, ठीक है, थोड़े मीडियोकर रेंज में लिया कीजिए। RT स्पोर्ट्स अच्छा पावर सप्लाई यूनिट है, ठीक है। और आप इसे अच्छा पावर सप्लाई, कम वोल्टेज का पावर सप्लाई आपके CPU को ज़्यादा देर तक रन कर सकता है, ठीक है। और आपका कंप्यूटर ज़्यादा सेफ रहेगा पावर फ्लक्चुएशन के टाइम पे। एक CPU केस में इतने सारे केबल्स रहते हैं, प्लीज़ ज़रा YouTube पे देख लीजिएगा कैसे कौन से केबल को लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये केबल को लगाना बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम हो सकता है, ठीक है। और ज़रा इस चीज़ को ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इस सेटअप को कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 2 घंटे का टाइम लग गया। 2 छुट्टी थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि बहुत दिनों से कोई बनाया नहीं था ना, इसलिए थोड़ी सी आदत छूट चुकी थी। ये सारी केबल्स आपको एकदम सही जगह इंस्टॉल करनी है, गलत जगह इंस्टॉल मत कीजिएगा, ठीक है। ज़रा ध्यान से देख के इन सब केबल्स को इंस्टॉल कीजिएगा अगर आप खुद का PC बिल्ड कर रहे हैं तो। इस CPU केस में केबल मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर पोर्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आप अपने तार को उस जगह से पास करवा के केबल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें साफ दिखें, अच्छी दिखें। अच्छा ज़रा ये देखिए, मुझे अपने CPU के साथ जो जो क्लिप्स, जो यानी कि स्क्रूज़ मिलते हैं, वो स्क्रूज़ मिल नहीं रहते। आपके PC केस में या तो ये जहाँ पे आपका पावर सप्लाई यूनिट लगता है वहाँ पे चिपका होगा, या तो पीछे जो तार होते हैं उनके साथ चिपका होगा, ठीक है। ज़रा इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। या तो डब्बे में बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन इन दोनों जगह आप पहले चेक ज़रूर कर लीजिएगा। हमें बहुत सारे स्क्रूज मिलते हैं, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा स्क्रू प्रॉपरली मदरबोर्ड वाले स्लॉट में फिट हो रहा है। अगर नहीं फिट हो रहा है तो स्क्रूज चेंज करके देखिए, ठीक है, तब जाके आपके सारे मदरबोर्ड, आपका मदरबोर्ड बहुत प्रॉपरली जाके सेट होगा। मुझे भी ये ढूंढने में कि कौन सा स्क्रू लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, हो जाता है, क्योंकि अलग अलग पिन्स अलग होते हैं, अलग अलग स्क्रू के स्लॉट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको ढूंढने में ट्रायल एंड एरर लग सकता है, आपको 2-3 बार चेक करना पड़ सकता है कौन सा स्क्रू लग रहा है, कौन सा स्क्रू नहीं लग रहा है, ठीक है। एक अच्छे पेचकस का सेट ज़रूर रखिएगा, एक अच्छे स्क्रू ड्राइवर का सेट ज़रूर रखिएगा, इससे आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद बारी आती है हमारी केबल मैनेजमेंट की, ठीक है। केबल्स बहुत सारी रहती हैं, तो आप ज़रा प्लीज़ एक बार यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देख लीजिएगा कि कौन सी केबल कहाँ पे जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि हर मदरबोर्ड में अलग अलग जगह पे कोई भी केबल लगती है, ठीक है। कुछ मदरबोर्ड में CPU के ऊपर लग सकती है, कुछ मदरबोर्ड में प्रोसेसर के नीचे लग सकती है, तो हर मदरबोर्ड अपने अपने हिसाब से डिफरेंट होता है, ठीक। तो ज़रा एक बार यूट्यूब पर कोई ट्यूटोरियल, कोई एक छोटा सा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपके CPU से जो पावर पिन्स आती हैं ना, जो छोटी छोटी पिन्स होती हैं, जो ये पावर बटन या फिर पावर बटन की लाइट को कंट्रोल करते हैं, वो लगाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो ये आप या तो किसी दूसरे से लगवा लीजिए, ठीक है, या तो एक कुछ 4-5 बार अलग जगह लगा के निकाल के देखिए कि प्रॉपरली काम करे। ये लगाना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है किसी भी CPU को इंस्टॉल करने में, किसी भी कंप्यूटर को असेंबल करने में। अब हमारा सबसे मुश्किल फेज़, सबसे बड़ा फेज़, कि हमारा CPU प्रॉपरली असेंबल हुआ है कि नहीं, सारे पार्ट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। हमें अपने CPU को पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद से हमें एक डेड बूट करना है, मतलब एक सिंपल, कैसे मैं आपको समझाऊँ, एक बूट होता है जिसमें आप बटन्स ना लगा के अपने स्क्रू ड्राइवर से अपने मदरबोर्ड के कुछ पिन्स होते हैं, पावर की पिन्स होती हैं, उसको टच करते हैं, जिससे आपका मदरबोर्ड जंप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको जंप स्टार्ट वाला प्रोसीजर है। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा PC बन के तैयार हुआ है, ठीक है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपका CPU का फ़ैन प्रॉपरली रन कर रहा है, अगर आपके सारे फैंस प्रॉपरली रन कर रहे हैं, मतलब आपका कंप्यूटर प्रॉपरली बन चुका है, ठीक है। अब मॉनिटर लगाने पे आपका मदरबोर्ड का स्क्रीन आ जाना चाहिए, इसका मतलब आपका सारे पार्ट्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ बन चुकी है, अब मैं इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करूँगा, देखता हूँ बायोस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वरना मैं बायोस भी अपडेट कर दूँगा। अगर नहीं तो मैं सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल करके इसका ग्राफिक्स सेटिंग चेंज करके, ठीक है, ग्राफिक्स में मेमोरी वगैरह चेंज करके मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा। इसके बाद जो हमारा फेज़ आता है, जो मैंने आपको बताया था कि सारी पिन्स प्रॉपरली कनेक्ट करनी है, कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो वो वाला फेज़ चल रहा है। अब सारी पिन्स कनेक्ट करने में ऑलमोस्ट आधा घंटे का टाइम लग जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, सारी पिन सही जगह पे कनेक्ट होनी चाहिए। छोटी छोटी पिन्स रहती हैं, बहुत छोटी छोटी, उसे कनेक्ट करने में थोड़ी सी इशूज़ कभी कभी आपको आ सकते हैं।
फाइनली ये पीसी पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका था, ठीक है। अब बस इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है, बायोस अपडेट करना है, इसकी ग्राफिक्स से कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है और इसे पैक करके हमारे कस्टमर को, हमारे सब्सक्राइबर को भेज देना है, ठीक है, ताकि उन्हें बस अपने मॉनिटर्स कनेक्ट करने हो और वो इस पीसी का बहुत ही आराम से फ़ायदा आराम उठा सके। अब इसके बाद से मैंने इस कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल किया, इसकी बायोस इंस्टॉल की, इसमें कुछ ग्राफिक्स के सेटिंग्स चेंज किए क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है। तो मैंने एक रैम का कुछ पोर्शन AMD के इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड को डेडिकेट किया ताकि 2 GB के ग्राफिक कार्ड की तरह इसका प्रोसेसर ही फंक्शन कर सके, ठीक है। फिर मैंने कुछ सेटिंग्स की, उसके बाद से इसे विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद पैकिंग करने के लिए रख दिया। आपको SSD लगाने के बाद पार्टीशन भी क्रिएट करना पड़ता है कि 200 GB SSD विंडोज़ सी को अलॉट होगी और बाकी के लिए आपके नॉर्मल डे टू डे स्टोरेज के लिए अलॉट होगी, ठीक है। वो पार्टीशन वगैरह सब मैंने क्रिएट। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट, इसको पैक करना, क्योंकि CPU में इस CPU के सेट में टेम्पर्ड ग्लास का सेट लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसे बहुत अच्छे से पैक करना पड़ा, मुझे डबल बॉक्स यूज़ करना पड़ा, ठीक है। मैंने इसे इस बॉक्स में तो पैक किया, लेकिन इसके बाद मैंने एक और बॉक्स में इसे पैक किया ताकि कहीं से भी टेम्पर्ड ग्लास को डैमेज ना हो, कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। मैंने इसके टेम्पर्ड ग्लास के साइड में कार्डबोर्ड फोम रखा, कुछ पैकिंग पेपर रखा, ठीक है, कुछ बबल रैप रखे ताकि टेम्पर्ड ग्लास को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर उसको कुछ दिक्कत होती तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता कि वो CPU का सबसे ज़्यादा सुंदर पार्ट रहता है, उसी से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और इस तरह ही आपका मेरा ट्रेडिंग कंप्यूटर कंप्लीट हो गया।